हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मिस्टर एजुकेशन। और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए। सब्जेक्ट है हम लोग का फिजिक्स। दोस्तों, ये आपको पहले से जानकारी होगी कि ये ग्रेविटेशन का वीडियो सेक्शन है। ग्रेविटेशन पर हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप जाके अगर आप पहली बार इस मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कम से कम ग्रेविटेशन की वीडियो को जरूर देखें। तो ग्रेविटेशन पोर्शन जो इसमें दिया गया है वो थोड़ी सी बात केपलर्स लॉ की गई है, मतलब केपलर्स लॉ मेंशन है। उसके बाद मेंशन है सैटेलाइट का मोशन, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर होगा, यानी तुल्यकाली उपग्रह। तो इन सब की बातों में हम इन सब की बातें आगे बताते हैं। पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केपलर्स लॉ से रिलेटेड बातें की, यानी केपलर ने जितने भी नियम दिए उसकी बात की। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम पढ़ा। फिर हम लोगों ने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में पढ़ा, और फिर स्मॉल जी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाने पर किस तरीके से बिहेव करता है, जमीन के नीचे जाने पर किस तरीके से बिहेव करता है, और साथ ही साथ अगर हम क्या करें इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो स्मॉल जी की वैल्यू में किस तरीके से बदलाव आएगा। यानी सारी तरीके जो स्मॉल जी की क्या है वेरिएशन है, वो सारी बातें हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो हमारी अर्थ की फील्ड है उसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग सैटेलाइट मोशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड, इसे हिंदी में गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जा सकता है। ग्रेविटेशन फील्ड भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहा जाता है। अर्थ के केस में ग्रेविटेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। जिस तरीके से हमने ये समझा कि किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज ले आया जाए तो क्या हो, ये फोर्स फील करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस चार्ज को क्या किया, इस रीजन में ले आया, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो हमें हर जगह क्या होगा, इस पूरे रीजन में जैसे ही एंटर करेंगे दूसरा चार्ज, तो इस चार्ज का क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। कुछ इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास समथिंग है m, तो अगर क्या करें, हालांकि जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो इनफाइनाइट रेंज की होती है, लेकिन फिर भी जो फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू है जिसे हम कंसीडर कर सके कि हाँ ये कुछ वैल्यू है, तो वो वैल्यू कहाँ से मिलना शुरू होगी, वो एक रीजन में होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये क्या है, ये अर्थ का मान लीजिए, ये अर्थ मान लीजिए, तो अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है जहां पर अगर हम क्या करें, दूसरा मास स्मॉल m का कोई ऑब्जेक्ट ले जाएं तो इस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तब इस रीजन को, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। और अगर हमें ये जानना हुआ कि यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्गर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है, तो अगर हम क्या करें, हर एक पॉइंट पर ये देखें कि कितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को पर यूनिट मास कैलकुलेट कर लें, तो हमें ये पता लग जाएगा कि वहां पर इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तो समझ में आ गई कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन क्या हर जगह एक जैसी फील्ड होगी? तो उस क्वांटिटी को जानने के लिए कि हाँ ये फील्ड में वेरिएशन किस तरीके से होगा, हम क्वांटिटी पढ़ते हैं, कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, द फील्ड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, द फील्ड अराउंड एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अगर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा अर्थ बोल देते हैं, तो अर्थ के केस में, ठीक है, इन विच another mass, another object feels gravitational force,
यानी किसी द्रव्य, किसी वस्तु के या किसी निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा वस्तु या निकाय गुरुत्वाकर्षण का बल महसूस करे उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट विथ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आपका डेफिनेशन किया होगा। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, मतलब किस पोजीशन पे कितना स्ट्रॉन्गर होगा। तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड होती है? इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे GF लिख रहा हूं मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम पे, यानी गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, यानी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है उसके पर यूनिट मास पे, हर एक यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है, ये टर्म ये डिफाइन करता है। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर रख दें, तो जो ये इसका फाइनल फॉर्मूला आता है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू -GM अपॉन R² या स्मॉल r² कर सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म में माइनस वेक्टर फॉर्म में आता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कैपिटल M का कोई बॉडी है जिसके रीजन में, जिसके फील्ड में हम स्मॉल m का ऑब्जेक्ट ले आ रहे हैं, स्मॉल m का ऑब्जेक्ट मास का ले आ रहे हैं, तो ये इस पॉइंट पर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ये है। तो आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि G कैपिटल M अपॉन R² इंटू R कैप यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के मिलाने वाली लाइन पर की दिशा में होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस बात पर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल M पर, मतलब जिस मास के अराउंड आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस बात पर नहीं कि आप कौन सा क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का आप याद रखेंगे। ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई? ये देखिए, इसका यूनिट तो देखिए न्यूटन पर केजी होना चाहिए, और डायमेंशन भी आप न्यूटन का MLT-2 और केजी का लिखेंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा भाई? आप देखिए, फोर्स का MLT-2 और केजी का mm से कैंसिल हो गया, तो LT-2, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन इसका LT-2। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला और किस टाइप की क्वांटिटी है, ये सारी बातें याद रहेंगी तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए, अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक बात पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल की है ना, कोर्स में मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि जो हमारा आगे सैटेलाइट मोशन है उन सब में इसकी चर्चा होती है, इस वजह से इसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो इम्पोर्टेंट है। पीजीटी के लिए तो ये परफेक्ट नोट्स बनने वाला है, अगर आप मेरे चैनल से अगर नोट्स बना रहे तो। जीआईसी लेक्चरर में थोड़ा सा आपको इस सब चीजों को खाली लर्न किए रहना है, ध्यान में रखना है कि अगर पूछ ही लिया तो क्या, मतलब ये ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग एमएससी पास आउट हो गए हैं। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले से कहें कि नहीं हम नहीं जानते तो ये अच्छी बात नहीं, लेकिन इन कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है तो हम ये इतना इस पर भरोसा नहीं करेंगे कि आएगा। लेकिन अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो आप ये जान लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से भी ये क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, आपने मैं अगर बात करूं तो आपने कूलम्स लॉ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आपको पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक की जगह यहाँ ग्रेविटेशन है और यहाँ ग्रेविटेशन की जगह हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक की जगह ग्रेविटेशन लगा देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड,
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, दोनों देखिए भाई, दोनों की जैसे अगर मैं चार्ज के टर्म्स में बात करूं तो चार्ज के अराउंड दोनों क्या करते हैं, फील्ड के बारे में ही स्टडी करते हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड आप निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो किसी चार्ज या जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में बात करें तो किसी चार्ज के अराउंड क्या करता है, इस क्षेत्र की क्या करता है, स्टडी करता है कि किस तरीके से ये स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। और जो हमारा पोटेंशियल है वो भी यही काम करता है। दोनों में फर्क क्या है, ये स्केलर, ये आपका वेक्टर मेथड है, और ये स्केलर मेथड है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा नोट करके कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं, संरक्षी फील्ड होती हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड्स में अगर आप क्या करें, अगर वर्क डन मतलब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए आपने क्या किया, चार्ज को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या थे, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप चार्ज को यहां से कैसे ले आए। इसी तरीके से अगर आप क्या करें, ग्रेविटेशन की बात करें कि यहाँ से मान लीजिए ये ग्रेविटेशन फील्ड है इस ऑब्जेक्ट का, अब आपने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले आए, फिर यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ले आए, तो जो वर्क डन होगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। तो अगर किसी फील्ड में अगर वर्क डन किया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज को मूव कराएंगे, और ग्रेविटेशन फील्ड है तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। तो याद रखिएगा अगर वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करे तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड्स बोलते हैं, संरक्षीय क्षेत्र, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स में अगर क्या है, एक फील्ड है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। अगर क्या है, एक वेक्टर फील्ड है तो उसका स्केलर फील्ड भी होगा। याद रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं नोट, इफ वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, अगर हमारी कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है then its scalar field also exists, यानी स्केलर वैल्यूज भी क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती है, स्केलर फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट। तो कंजर्वेटिव का जो मतलब होता है हिंदी में वो संरक्षी होता है, और एग्जिस्ट मतलब स्थित होता है, रखता है या अपनी जगह बनाता है। ये सब छोटी छोटी बात है जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है और हमें लगता है कि हमें आता नहीं, बिल्कुल आता है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। चलिए, क्योंकि दिमाग तो हमारा इधर उधर की चीजों में रहता है, एग्जाम में जाते ही बगल में कौन बैठा है, कितना खूबसूरत है, इन सब बातों में रहता है। और चलिए, तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है गुरुत्वीय विभव। और हमें आता रहे तो अगर कोई सुंदर कन्या ने क्वेश्चन पूछ लिया तो हम उसका आंसर जरूर बताएंगे, तब अचानक से ज्ञान उबड़ के आ जाता है। हमें नहीं भी आता रहा हो, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कुछ पूछ लिया कि प्लीज इसको बता दीजिए, तो वो ज्ञान सीधा ईश्वर से आपके अंदर आ जाता है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान देना है। गुरुत्वीय विभव, तो विभव देखिए, विभव कैसे डिफाइन किया जाता है, विभव हमेशा वर्क डन यानी किया गया कार्य अपॉन, अब वर्क डन किस एंटिटी पर किया जा रहा है, मतलब कौन सा वो उसका मूल कण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, वैद्युत विभव पढ़ते हैं तो वहां नीचे आप चार्ज लिखते हैं, और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में जो गुरुत्वीय क्षेत्र का या जो क्वालिटी है वो मास यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर यूनिट मास आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है, आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। तो गुरुत्वीय विभव में क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब होता है फील्ड के बाहर, सपोज कर लीजिए ये क्या है, ये हमारा को अर्थ है और अर्थ की ये फील्ड है, तो फील्ड के इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब होता है सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस, सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऐसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटर का जो इक्वेशन है,
अगर आपको याद होगा तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ। तो कहते हैं कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम तब चार्ज करेंगे तब वो मैक्सिमम चार्ज होगा। आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में या इंटर लेवल में भी पढ़ाया जाता था 2012-13 के पहले। यानी कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज किया जाएगा तो वो क्या होगा, फुल चार्ज होगा। बट कैपेसिटर चार्ज होने में ऐसा कुछ नहीं लगता है। कैपेसिटर चार्ज होने में आप देखिए, अगर स्विच ऑन करते हैं तो फैन स्टार्ट हो जाता है, उस दौरान कितना टाइम लगता है, बहुत कम। तो वहां पर लगा जो कंडेंसर है वो कैपेसिटर ही तो है। तो वो चार्ज होने में अगर इनफाइनाइट टाइम ले तो पंखे को फुल स्पीड पकड़ने में हम कितना समय लग सकता है, इसका अंदाजा वैसे लगा सकते। इनफाइनाइट का जो आप समझते हो कि मैं चला दूं तो मेरा जो लड़का हो उसका भी लड़का, उसका भी लड़का इस फैन से क्या कर पाएगा, हवा ले पाएगा। अगर मैं आज ऑन करूं या मेरे दादा ने मुझे ऑन करके दिया होगा तो मेरे जो आने वाली जनरेशन होंगी वो उस फैन का लाभ उठा पाएंगी, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम मतलब बहुत लार्ज टाइम। तो इनफाइनाइट का मतलब जो होता है वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बहुत ही सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए 1 घंटे सफिशिएंट है, तो आप 10 घंटे चार्ज कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। तो 1 घंटा इज सफिशिएंट, देन 1 घंटा 5 मिनट इज इनफाइनाइट टाइम, पर्याप्त समय। ओके, तो फिजिक्स में इनफाइनाइट का कुछ मीनिंग है, मैथ्स में वो आप जैसे भी समझते हो वही है, लेकिन फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब कुछ उसका फिजिकल मीनिंग है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर इस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, यानी इस अर्थ के पहुंच से बाहर चला जाए, तो ये इनफाइनाइट हो गया। कहा हो गया इनफाइनाइट, की इससे कोई मतलब ही नहीं। तो अगर इनफाइनाइट की बात की जा रही है तो मतलब ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए सन है तो सन का ग्रेविटेशन फील्ड है। इस ग्रेविटेशन फील्ड से अगर कह दिया जाए कि इनफाइनाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब कि इस फील्ड से बाहर है, इसके पहुंच से बाहर है। तो अगर इस इंफिनिटी से हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आके रखें, तो जितना वर्क डन पर यूनिट मास करना पड़ेगा, यानी 1 kg या 1 ग्राम या आप जो भी यूनिट मास लें, तो इसके यूनिट मास को यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, गुरुत्वीय विभव। तो डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, बस सिंपल, इट इज वर्क डन पर यूनिट मास। टू ब्रॉड यूनिट मास लिख ही दिया है, फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड, तो ग्रेविटेशन फील्ड में ले आने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट मास, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय विभव। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, V = होता है माइनस जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। कैपिटल M कौन सा मास होगा, जैसे आप सोर्स मास, ये आप ऐसे किनारे बना लीजिए, स्मॉल m मास, ये आपका स्मॉल r डिस्टेंस, पॉइंट P। तो पॉइंट P का ये पोटेंशियल है कैपिटल G, M मतलब इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, और स्मॉल r डिस्टेंस पे। इस बात पे नहीं कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ले आ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। चलिए, ये सिर्फ अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब हमें थोड़ा सा इसके ग्राफ वगैरह को एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेविटेशन फील्ड के वेरिएशन विदार, पहले तो हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड का नोट करके लिख लेते हैं। नोट E वर्सेस स्मॉल r ग्राफ, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड और स्मॉल r के बीच में ग्राफ किस तरीके से होगा। तो मैं सीधा ग्राफ बना रहा हूं, इसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप अर्थ के सेंटर, मान लीजिए अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
लेकिन जैसे ही आप क्या होंगे सरफेस से बाहर निकलेंगे तो ये वेरिएशन क्या हो जाएगा 1/r² का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 1/r²। अब आपने बुक्स में कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। एक्चुअली मैं माइनस भी कंसीडर कर रहा हूं, जो -gm/R² है, तो माइनस होने की वजह से नीचे आ जाएगा और वहां पे माइनस कंसीडर नहीं किया गया। तो अगर माइनस कंसीडर नहीं किया गया तो ये ग्राफ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। अगर क्या है माइनस कंसीडर किया गया तो अब ये से नीचे से आना चाहिए। तो ये आपके क्या है किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए, ये फॉर स्फेरिकल बॉडी के, याद रखिएगा स्फेरिकल बॉडी के लिए ग्राफ है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही, नहीं आ रही तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब इसी का हम लोग ग्राफ खींचेंगे V वर्सेस R। मतलब जो अभी हम लोगों ने क्या किया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, V = -gm/r। उसके लिए अगर ग्राफ खींचे तो उसके लिए हमें क्या करना हो, जैसे मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ के क्या है, ये यहाँ सेंटर से अलग अलग पॉइंट्स, पहले इनसाइड फिर आउट सरफेस फिर आउटसाइड, ये तीनों पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, कैलकुलेट करें कि मतलब ग्राफ बनाए। तो स्मॉल r पहले हम लोग क्या कर लें, कैपिटल R से ज्यादा ले लें। जहां R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ से, ये आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पर आपकी जो V होगी वो होगी -gm/r, यानी आउटसाइड, ये आउटसाइड की बात है। अच्छा दूसरे नंबर पे जब हम सरफेस पे आते हैं तो सिंपल स्मॉल g की जगह हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, यानी सरफेस पर ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आउट कर लीजिए, एस कर लीजिए, मतलब बाहर सरफेस पर -gm कैपिटल R, ये सरफेस पर आ जाएगा आपकी ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। और जब आप अंदर चलेंगे, जब आप अंदर चलेंगे, ये अर्थ लाइक बॉडी की, अर्थ की तरह जो बॉडी होगा उसके लिए बात की जा रही है। जब आप अंदर चलेंगे तो क्या होगा, यानी स्मॉल r इज लेस देन, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो फॉर्मूला अब अलग होगा और वो फॉर्मूला होगा V in = -g, और यहाँ पर क्या होगा आपका m होगा 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। ये अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट की तरह काम, यानी सॉलिड स्फीयर की तरह ये जब हमारा क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये आउटसाइड, ये सरफेस, और ये क्या है आपका इनसाइड। इसका ग्राफ कैसा होगा जरा देखते हैं। देखिए ये भी माइनस में वैल्यू, इसलिए मैं नीचे बना रहा हूं। यहाँ पर आपका V है और यहाँ पे स्मॉल r है। तो आप जब सेंटर पे होंगे तो सेंटर में यानी इनसाइड के लिए आप फॉर्मूला लगाए, तो इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला है जरा देखिए, -gm, यहाँ ब्रैकेट में कैपिटल R² स्मॉल r² और नीचे आपका 2r³, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3r²। तो आप जब सेंटर पे होंगे, अर्थ के सेंटर पे होंगे, यानी स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। और स्मॉल r की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा 0। आपको क्या मिलेगा, gm 3r³ बाहर, अंदर आपको 2r³ मिल जाएगा कि नहीं, ऊपर स्क्वायर रहेगा तो r² नीचे का r² कैंसिल कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा 3gm/2r -3gm/2r, ये मिलेगा कि नहीं। तो जब आप सेंटर पे होंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यही होगी। माइनस होने की वजह से हम लोग इसको नीचे लिख दे रहे हैं। अब आप क्या करें, सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो स्मॉल r की कुछ वैल्यू आएगी। तो स्मॉल r की वैल्यू चूंकि माइनस में है तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, वैल्यू में तो डिक्रीज करेगी, बट आप देखेंगे तो क्या है, ऊपर चलेगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी कम होगी
तो हम कहेंगे कि वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही क्या होंगे, सरफेस पर आएंगे, यानी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। जैसे ही सरफेस पर आएंगे तो आपका जो आप फॉर्मूला है माइनस वी इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन आर, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसके बाद आप देखें तो जो वेरिएशन है वो 1 अपॉन आर से है। यहीं से हमारा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करेगा। यहीं से हमारा ग्राफ क्या करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करेगा। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो माइनस GM अपॉन आर होगी। तो ये हमारा V वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ है फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर यानी अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। देखते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड B, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो ये ऑलवेज याद रखिएगा, ये होता है माइनस डेल V। ये तो 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर 1 डायमेंशनल बात करें तो माइनस डेल V dV ओवर dx। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इनके बीच में रिलेशन है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सेटेलाइट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वीडियो का साइज भी मुझे देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसे हिंदी में कहा जा सकता है गुरुत्वीय विभव ऊर्जा या गुरुत्व ऊर्जा, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, तो जो वर्क डन हुआ, जैसे हम लोगों ने V इज इक्वल टू क्या किया, W अपॉन M किया, तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या कर दें, W इज इक्वल टू V इंटू M कर दें। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, ये हमारा कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी फील्ड है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इसके फील्ड में ले आके रखा। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ा ना, तो ये इसके क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। विभव ऊर्जा के रूप में इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यानी जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से फील्ड में लाने के लिए, जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें, वो क्या होगा, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। तो अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मास ऑफ अर्थ me है, और एक स्मॉल m ऑब्जेक्ट हम इसके स्मॉल r डिस्टेंस पर ले आके रखते हैं, तो जो ये फॉर्मूला आएगा इसका GMEM अपॉन स्मॉल r। तो ये क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चूंकि डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना, इस वजह से मैं फोकस नहीं हूं डेरिवेशन पे। ये तब की आपकी वैल्यू है जब आपने एक्सटर्नल पॉइंट पर रखा। ठीक है, एट एक्सटर्नल पॉइंट, आउटसाइड। दूसरे नंबर पे हम जब इसके सरफेस पे ले आके रख दें तो क्या हो जाएगा, सरफेस पर आप देखें एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो हम सरफेस के लिए अगर बात करें, यू सरफेस, तो माइनस GMEM स्मॉल r। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में रिलेशन। तो कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में रिलेशन जो आता है GME अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यही आता है। तो अगर हम
थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस करें, क्या करें कि GRE² को मैं यहाँ ले लूं और GME को यहाँ, तो देखिए GME की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं GRE² और ये M, नीचे आपका एक RE² मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी GMRE, MGRE कह सकते हैं। तो अर्थ के सरफेस पर क्या है, फॉर्मूला है, अब चलते हैं इनसाइड, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के अंदर ले जाएं तब क्या होगा। आपको जो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए पढ़ाया गया वैसे ही होगा। ये आपका सरफेस हो गया, तो U इनसाइड, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर ले जाने की कोशिश करें तब उसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी, तो माइनस GMEM ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³, ये इनसाइड द अर्थ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, अर्थ से ऊपर ले जाएं तो उसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिएगा हमेशा एक चीज कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये अर्थ के सरफेस पे जो एनर्जी है उसे आप 0 मान लो, अगर चेंज पूछ रहा है तो अर्थ के सरफेस पे अगर आपने 0 मान लेते हैं, तो यहां पर मान लीजिए h हाइट जाने पर कितनी हो जाएगी, mgh होती है, हमें फॉर्मूला पता है, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो एनर्जी का डिफरेंस देगा mgh। अगर आप यहाँ की वैल्यू वास्तव में जो है वो रखेंगे, यहाँ की वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो mgh ही आएगा ना। तो हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 0 मान लेते हैं, और हमें ये फॉर्मूले से पता है कि h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होने वाला, तो डिफरेंस ऑब्वियस है mgh आएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, तो पहली बात तो आपकी जो हाइट h पे जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है उसको लिख लेते हैं। मान लीजिए UH हो जाएगा GMEM RE प्लस H माइनस में, और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका mgh आ जाएगा, कि यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस mgh आ जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे कल नए वीडियो में, और जब मतलब इस वीडियो से इस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाएंगे तो हम बात करेंगे सैटेलाइट मोशन के लिए। इससे क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स बहुत आने वाले हैं, एक बात याद रखिएगा, इससे ही क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स के क्वेश्चन हमेशा से चैलेंजिंग होती है सभी के लिए, क्योंकि इसमें वेराइटीज हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम चीजों को जितना चीजें देख रहे हैं सब मैकेनिक्स से, जो हम नेकेड आई से देख रहे हैं सब मैकेनिक्स से डील की जाती है। सो जितने आप पॉसिबिलिटीज अपने अराउंड देख रहे हैं सब मैकेनिक्स में आता है। इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं मैकेनिक्स में, और आपने महसूस भी किया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। और जल्द ही हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके वहां पर आइए, और जो भी आपकी सहायता होगी हम कर सकेंगे, और आपको भी हमारी सहायता करने की जरूरत है। देखिए, हम क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th और BSc लेवल तक की फिजिक्स को अपलोड कर रहे हैं, सालों से अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सहयोग न मिलने की वजह से हम इतना फेमस नहीं हो पा रहे हैं, या लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसे में आपसे मैं मदद की अपेक्षा रखता हूं कि प्लीज आप अपने जो जानते हुए, जैसे जिसको जान रहे हैं उसको बताइए कि एक बार कम से कम वो वीडियोस को जरूर देखें अगर आपको पसंद आए, और अपना एक्सपीरियंस भी उनको शेयर करें, और उनको बताएं कि प्लीज एक बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।